फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू ट्रिमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी रिगार्डिंग द यूजेस कॉमर्स, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। होप्स आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंड हो रहे होंगे और आपका जो स्कोर बन रहा होगा, अगर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका स्कोर एक अच्छा ही स्कोर आप अचीव कर रहे होंगे इन सीरीज के अंदर। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बेसिकली मॉडरेट है, ना तो मैं इसको इजी कहूंगा और ना ही ये ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हैं, कुछ हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी है और कुछ मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप कर रखा है इस सीरीज के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है पर्टिकुलर जिस पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यूनिट 1 टू यूनिट 10 कवर कर रखी है डिटेल, मतलब कि रिवीजन वीडियोस के टाइप में मैंने इसको कवर कर रखा है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफी हेल्प होने वाली है। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो एक रिवीजन हो जाएगी, अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। और इसी के साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी हैं, लेटेस्ट तो नहीं है बट 2015 से 17-18 के बीच के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो पीडीएफ है बेसिकली वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे और जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर मिलती रहती है, तो इसको भी आप टाइम से ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करना, आपके लाइक से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजर्स कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लिए थे, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ओके, आज जो है हम फिफ्थ पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 61 से। पर पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं हमारे, हर एक यूनिट को कवर करते हुए क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारा क्या है, इट इज कंडक्टेड टू गेट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन एनी गिवन इशू फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो बेसिकली स्टैट्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा इंटरव्यू है जिसमें हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं। मतलब क्या कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो बिल्कुल डेप्थ के अंदर जाकर, हर एक चीज आपको जाननी है। ठीक है, हर एक चीज आपको जाननी है, वो वाला इंटरव्यू आप कंडक्ट कर रहे हो, तो उस इंटरव्यू को हम क्या कहेंगे। ए, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, बी, क्लिनिकल इंटरव्यू, सी, फोकस्ड इंटरव्यू, डी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अगर आपने इंटरव्यू के बारे में पढ़ रखा है, जनरली हम तो भाई जॉब्स के लिए जाते हैं, एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, लेकिन इस इंटरव्यू की भी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। उन्हीं कैटेगरीज में से एक कैटेगरी आपको बतानी है जिसमें हम कैंडिडेट की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उस इंटरव्यू को हम क्या कहेंगे। सो होप सो फ्रेंड्स, हमने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज, इसको हम कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। देखो नाम से पता लग रहा है, हमने इन डेप्थ इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब हम उस चीज के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो इस इंटरव्यू को कहते हैं फोकस इंटरव्यू, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। इट इज द टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, जो हमारा फोकस इंटरव्यू होता है वो टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का। बेसिकली दो कैटेगरी, एक स्ट्रक्चर्ड कैटेगरी और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी, और जो हमारा फोकस इंटरव्यू है वो अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी का है। The main task of researcher in such type of interview is to involve the respondent in discussion on a specific topic। किसी भी टॉपिक को लेके वो डिस्कशन करेगा, so that researcher get desired information, ताकि रिसर्चर जो है डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। तो ये होता है हमारे पास कौन सा, बेसिकली फोकस्ड इंटरव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 क्या कहता है, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन। अब हमें ये तो पता है कि आरटीआई एक्ट हमारा कब आया था, लेकिन ये लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इस चीज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास। ए 2006, बी 2015, सी 2019, डी 2022। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक चीज याद रखना, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ था 2024 जून में, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे और फैक्चुअल क्वेश्चन से, मतलब कि डेट पूछ ली, कब कौन इस्टेब्लिश हुआ, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी डेट्स अगर आप याद रखना, हो सके तो एक काम करना, आप इसको नोट्स बना लेना। जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डेट्स, जितने भी एक्ट्स हैं उनकी डेट, सेक्शंस, ये सारी चीजें आप एक ही पेज पर या एक ही जगह लिख लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2005। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2005। तो बेसिकली आरटीआई कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्ट जो है असेंट मिली थी 15 जून 2005 को, केम आया वो कब था, 12 अक्टूबर 2005 को ये आया था। ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना 12 अक्टूबर 2005।
द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ टूल टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम आरटीआई लगाते हैं। ओके, देयर आर ओनली 2 शेड्यूल्स, इसमें 2 शेड्यूल्स है हमारे पास। मजदूर किसान शक्ति संगठन is the organization that was instrumental in the passage of RTI Act. The first RTI application in India was submitted by शहीद राजा बुर्ने। तो इनके थ्रू जो है फर्स्ट आरटीआई लगाई गई थी, और स्वीडन जो थी वो फर्स्ट कंट्री है टू पास द आरटीआई एक्ट। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे देखने को मिल रही है, कौन सी कंट्री ने सबसे पहले इसको पास किया था, किसने सबसे पहले आरटीआई लगाई थी, और ये आरटीआई जो एक्ट है वो कब आया था। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन जो है कवर किए जाते हैं, तो ये डिटेल हमारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए पीडीएफ में बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्विक असेट्स डजंट इंक्लूड। जो क्विक असेट्स होते हैं उसमें क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं? ए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बी डेटर, सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डी इन्वेंट्रीज। तो क्विक असेट्स मतलब कि बेसिकली बहुत जल्दी जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है, बहुत जल्दी कैश में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें पूछा है कि क्विक असेट्स में क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। सो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी। तो बेसिकली जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो क्या होते हैं, क्विक असेट्स का पार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो इन्वेंट्रीज हैं, अब इन्वेंट्रीज को क्या है, इन्वेंट्री से हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड्स के बाद उसको सेल करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। डायरेक्ट हम अपनी इन्वेंट्रीज तो सेल नहीं कर सकते ना, इन्वेंट्रीज तो मतलब ही क्या है, उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए तो मंगवाया होगा, तो यहां से हमें कैश कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, डेटर्स की और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो ये पार्ट है हमारा क्विक एसेट्स का। सो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ डाउट्स है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आई डोंट थिंक सो कि एक पार्ट है क्विक एसेट्स का। डेटर्स, तो ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ना ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसको एक बार। बट ये ऑप्शंस इसके काफी कंफ्यूजिंग है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पीजीटी का क्वेश्चन है हमारे पास बेसिकली। तो पूछा हुआ है कि कौन सी इनमें से ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की। ए कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, बी प्रोजेक्ट, सी फंक्शनल एंड डी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी है हमारी, कौन सी है ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की। होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए इट्स आंसर डी, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following term is used to define the reason for the existence of an organization। कौन सी जो टर्म है वो ये बताती है कि एक रीजन बताती है कि ये फर्म क्यों एग्जिस्ट करती है, किस कारण से ये फर्म एग्जिस्ट कर रही है, ये बताती है। तो बेसिकली ए मिशन, बी टारगेट, सी विजन, डी एम। तो देखो मिशन और विजन में बेसिकली हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दोनों समहाउ सिमिलर ही चलती है, ठीक है, तो लेकिन कंफ्यूजन काफी है। एम के अंदर भी बात करें तो ऐसी टर्म बतानी है हमको जो ये बताती है कि यही कारण है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट होने का। सो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज मिशन। तो मिशन बेसिकली क्या बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। तो ए फर्म बिजनेस एक्टिविटीज वर रिगार्डेड टू इट्स मिशन। द टर्म मिशन हैज प्रोग्रेसिवली कम इनटू एन आइडिया द रीजन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। और अगर हम विजन की बात करें तो विजन हमें क्या बताता है, टू डिस्क्राइब देयर ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द फ्यूचर। बेसिकली फ्यूचर्स के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करता है वो कौन होता है, विजन होता है। कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं वो हमें क्या बताएगा, विजन बताएगा। कि हमारा आज से 10 साल बाद हम कहां अपने आप को देखते हैं ये हमें विजन बताएगा। लेकिन मिशन बताता है कि क्यों मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हम किस चीज के काम करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें बताता है मिशन। तो दोनों का डिफरेंस है, मतलब मिशन समहाउ प्रेजेंट में डील कर रहा है, विजन समहाउ फ्यूचर में बात लेकर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मीडियन इज 25, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर मीडियन 25 है हमारे पास और मोड हमारे पास 20 है तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो आपको पता है कि एक रिलेशन बनता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का, मोड का और किसका, मीडियन का। इन तीनों का एक रिलेशन होता है। अब अगर आपको वो रिलेशन पता है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता, और आपको एक चीज बता दूं, इसमें से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो होप सो अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आपको इजीली सॉल्व कर लोगे।
देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज जो हमारा है 27.50, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर बेसिकली अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखो मोड z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, इसके अंदर आपको मीडियन की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे मीन की रखनी थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है वो कैसी होती है। बेसिकली स्क्यूनेस में से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, स्क्यूनेस में से आपको पता है कि जो हमारी कर्व होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पॉजिटिवली स्क्यूड भी होती हैं, वो नेगेटिवली स्क्यूड भी होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मल भी होती हैं और वो नेगेटिवली स्क्यूड भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आपको बताना है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो कैसा होता है। बेसिकली पॉजिटिव स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, लैपोक्रिटिक होता है, या फिर जीरो स्क्यूड होता है, उसमें स्क्यूनेस नहीं होती है, जीरो स्क्यूडनेस उसमें आपको देखने को मिलती है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं भाई वो ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो प्रॉपर्टीज है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, मैंने अपने वीडियोस में भी कवर कर रखा है, उसको अच्छे से एक बार देख लेना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नॉर्मल कर्व होती है उसमें जो स्क्यूनेस होती है वो कैसी होती है, जीरो होती है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, इट इज ए बेल शेप्ड कर्व, बेसिकली बेल शेप्ड होती है, ठीक है। इट इज ए सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल होती है अबाउट द ऑर्डिनेट, इट इज यूनिमोडल, द मोड इज ऑलवेज एट द सेंट्रल पॉइंट, जो मोड होता है वो हमेशा कहां होता है, उसके सेंट्रल पॉइंट पर होता है, मतलब कि इस तरह की कर्व होगी तो मोड कहां होगा, उसका सेंट्रल पॉइंट होगा। इट इज असिमेट्रिक टू द एक्सिस, द स्क्यूनेस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, इसकी स्क्यूनेस जीरो होती है, एंड सिमेट्रिक नियरेस्ट टू जीरो, बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है मैच ऑफ द फ्लोइंग का, बेसिकली हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, एक साइड हमें थ्योरम देखने को मिल रही है, बायस थ्योरम है, कंडीशनल है, थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, और थ्योरम ऑफ एडिशन। ये जून 2024 में क्वेश्चन आए हुए फ्रेंड्स, इस तरह से सिमिलर क्वेश्चन था हमारे पास जून 2024 के अंदर, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है। साइड में हमारे थ्योरम्स के कुछ फॉर्मुलेज हैं वो दे रखे हैं, आपको मैच करना है, नीचे हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आपको थ्योरम्स के बारे में पता है, एक चीज मैं बता दूं, इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बायस थ्योरम होगी हमारी, और जितने भी थ्योरम्स है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, ये सारी की सारी जो है हमारी फॉर्मुले पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें बायस थ्योरम की, तो बायस थ्योरम में बेसिकली क्या है, हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है इंटरसेक्शन वाला, और अगर हम बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला आता है अगेन E1 इंटरसेक्शन E2, और अगर हम बात करें थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की, तो ये हमारे पास हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और उसके बाद अगर हम बात करें थ्योरम ऑफ एडिशन की, तो हमें एडिशन में हमें क्या देखने को मिलता है, एडिशन देखने को मिलता है, यूनियन देखने को मिलता है दो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स के बीच में, ठीक है, दो इवेंट्स के बीच में प्रोबेबिलिटी में हमें एडिशन देखने को मिलता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो बायस थ्योरम हमें क्या बताता है, देखो बायस थ्योरम हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रायर इवेंट्स, प्रायर नॉलेज ऑफ एन इवेंट्स। तो जो प्रायर नॉलेज है, मान लो इवेंट्स की, मान लो आज कल जो भी इवेंट्स होते आए हैं उसी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि 4 दिनों से रेन हो रही है, मैं मान के चल रहा हूं कल भी रेन होगी, तो जो प्रायर नॉलेज के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी एज्यूम करते हैं वो बायस थ्योरम के अंदर करा जाता है। कंडीशनल के अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट बेस्ड ऑन द फर्स्ट इवेंट। इसमें क्या होता है, सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेस्ड होती है फर्स्ट इवेंट के ऊपर। मतलब कि मान लो मैंने पहले डाइस करा, मान लो मेरे पास 2 डाइस हैं, मैंने पहला डाइस करा उसमें 6 आया, तो इसका मतलब मैंने कहा कि दूसरा डाइस करेंगे उसमें भी 6 ही आएगा। तो जो पहले इवेंट के बेस पे अगर आप प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हो तो वो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है जिसका सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और थ्योरम ऑफ एडिशन क्या होता है, डिस्क्राइब द हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, जो हमें बताता है कि कम से कम एक इवेंट तो होगा ही होगा, वो होता है हमारे पास थ्योरम ऑफ एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, while recording the expenses in the profit and loss account, Ritesh entered a sum of rupees 32,000 which was spent on repairing the personal car। ये क्वेश्चन बहुत बार एक इंटरव्यू में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। इसमें कहा है कि हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। रितेश ने क्या करा, 32,000 स्पेंड करे रिपेयर ऑफ पर्सनल कार, पर्सनल कार को रिपेयर करवाना था, उसने उसके अंदर कर दिए इन द रिपेयर अकाउंट, और उसने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। भाई अपनी कार तो रिपेयर करवा रहा है और उसको रिपेयर अकाउंट में एक बिजनेस में शो कर रहा है, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहां पे वॉयलेट किया गया है। तो ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। ए सेपरेट एंटिटी, बी कंजर्वेटिज्म,
सी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, डी फुल डिस्क्लोजर। तो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारे पास वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सेपरेट एंटिटी। ठीक है, सेपरेट एंटिटी हमें क्या कहता है भाई, जो बिजनेस है और आप हो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो। जो काम बिजनेस का है वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में आना चाहिए, जो आपका है वो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स रखो। लेकिन अगर आप इसको मिक्स कर दोगे तो ये वॉयलेशन हो जाएगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, which concept state that profit are normally recognized when the title to the goods passes to the customer, not necessarily when money changes hand। अब पूछ रखा है कि बताओ कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो ये कहता है कि हम ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब गुड्स क्या होगा, पास हो जाएगा हमारे पास से कस्टमर के पास पर। डजंट मैटर कस्टमर ने मनी पे करी है, आज करी है, 3 महीने बाद करेगा, 6 महीने बाद करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ काउंट करेंगे जो गुड्स है वो पास हो जाएगा कस्टमर के पास, हम तभी ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट बताता है? ए मैचिंग कंसेप्ट, बी रियलाइजेशन कंसेप्ट, सी प्रूडेंस कंसेप्ट, डी मैटेरियलिटी कंसेप्ट। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि भैया हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली एक्रूअल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गुड्स अगर आपके पास से पास हो गया तो उसको आप क्या कर दोगे, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं, पूछा है कि 5 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है सही है। ए अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ओनली द रिकॉर्डिंग, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। बी कह रखा है ए ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीजेस द कैपिटल इज कॉल्ड इनकम, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है उसको हम इनकम कहेंगे। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज शोन एज एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को हम एसेट शो करेंगे, एसेट साइड में शो करेंगे। डी कहता है अकाउंटिंग इज एन सर्विस फंक्शन, और अकाउंटिंग जो है हमारा सर्विस फंक्शन है। इनमें से बताना है कि आपको कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, अकाउंटिंग हमारा सर्विस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई गुड्स को सेल तो नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी सर्विस को प्रोवाइड करने के आपको पैसे मिलेंगे, तो ये होता है हमारा सर्विस फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रेशियोज का क्वेश्चन है। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो बेसिकली आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अकाउंट्स में सबसे पहले हमारे पास यही गिना जाता है। हमें क्या रखा है, 2 पार्टनर्स है, एक है एक्स है, एक है वाई, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। 7:3 के अंदर वो प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करते हैं, हम जेड को एडमिट कर लेते हैं। अब जेड कहता है कि भाई मैं 3/7 शेयर के लिए आपके बिजनेस में ज्वाइन करूंगा। 3/7 शेयर के लिए आया, जिससे कि उसने टेक करा, मतलब कि 3/7 में से 2/7 जो है उसने एक्स से लिया, 1/7 जो है उसने किससे लिया, वाई से लिया। अब बताते हैं कि भाई न्यू रेशियो फाइंड आउट करो। कंसेप्ट बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। न्यू रेशियो आपको पता होनी चाहिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पता है न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं तो आप इजिली क्या है, सब्ट्रैक्शन करके बेसिकली न्यू रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इट्स आंसर इज डी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 2/7 और 1/7 इजिली क्या रखा है। तो एक्स का जो शेयर था कितना था, 7/10 था। अब जेड एडमिट हुआ, जेड ने एक्स से कितना ले लिया भाई, 2/7 उसने ले लिया, मगर ठीक है कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया भाई। नीचे 70, 10, 7 जा 49, यहाँ 10 और ये हो जाएगा 20। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या करा, किसने ले लिया, 3/10 था, 1/7 वाई ने ले लिया, कोई बात नहीं 1/7 ले लिया तो ले लिया। अब इसका भी 70, 7 3 जा 21, यहाँ 10 कर दिया। ठीक है, अब वाई के पास जो आया है, जो जेड है उसके पास कितना है, शेयर है। तीनों की रेशियो निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29:11:10। होप सो क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, Which of the following cannot be appointed as an statutory auditor of the company? इनमें से किसको हम statutory auditor अपॉइंट नहीं कर सकते हैं एक कंपनी का? A erstwhile director, B internal auditor, C relative of director, D B and C। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इजी है बट स्टिल कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चलिए होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, इंटरनल ऑडिटर को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। होप सो ये तो आपको पता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डी को क्लिक किया होगा
क्योंकि कईयों को लगता है कि जो रिलेटिव है डायरेक्टर का उसको भी हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हमें डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए हमें क्वालिफिकेशंस को देखना है कि ऑडिटर के पास क्या प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। अगर क्वालिफिकेशन है, मैटर नहीं करता कि वो उसका रिलेटिव है या नहीं है, हम उसको ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। एक टाइम हमें एक साइड तो हमें फाइनेंस के सोर्सेज दे रखे हैं, दूसरी साइड उनके मीनिंग दे रखे हैं। तो टर्म फाइनेंस है, रीफाइनेंस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वेंचर कैपिटल है। दूसरी साइड हमें मीनिंग दे रखा है प्रोवाइड फाइनेंस टू न्यू और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, डिलीवरिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट, प्रोवाइडिंग replenishment finance to eligible institute for their loan to industrial concern, providing finance to the borrowers for expansion and modernization of plant and equipment। देखो कई चीजें बहुत सिंपल होती हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसी कैपिटल जो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। अब रिस्की कब होगी, कॉमन सी बात आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्या काम करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, हम क्या करते हैं, बेसिकली सर्विस को डिलीवर करते हैं, ठीक है। ताकि देखो हम आज के टाइम में फाइनेंशियल इंक्लूजन को काफी प्रमोट कर रहे हैं। रीफाइनेंस है, फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस। टर्म फाइनेंस क्या होता है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें टर्म फाइनेंस की, तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है बोरोवर्स को, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेसिकली फाइनेंस जो प्रोवाइड किया जाता है बोरोवर्स को। अगर हम बात करें रीफाइनेंस की, तो प्रोवाइड रिप्लेसमेंट फाइनेंस टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर लोन टू इंडस्ट्रियल, मतलब जिसने लोन दे रखा है उसके ऊपर लोन हम उसको दे रहे हैं, मतलब रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, बेसिकली वो क्या करते हैं, डिलीवरिंग क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को डिलीवर करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा। वेंचर कैपिटल रिस्की होती है, जब हम स्टार्टिंग में बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं वो हमारा वेंचर कैपिटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ बिजनेस एंटिटी, नॉलेज ऑफ द एंटिटी बिजनेस डजंट हेल्प द ऑडिटर टू। अगर मान लो मुझे बिजनेस एंटिटी की नॉलेज है लेकिन वो ऑडिटर को हेल्प नहीं कर पाएगा, किस चीज के लिए, रिड्यूस इनहेरिटेंट रिस्क, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज, इवेल्युएट रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ एस्टिमेट्स, डी इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गैप। तो अगर एक ऑडिटर है उसके पास नॉलेज है बिजनेस की एंटिटी की, बट उसको हेल्प नहीं कर सकता, किस चीज के लिए, होप सो अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए। तो वो कभी भी उसका इंटरनल रिस्क जो कहते हैं, इनहेरिटेंट रिस्क जो होता है, उसको कभी भी वो रिड्यूस नहीं कर सकता, चाहे उसको नॉलेज है चाहे नहीं है। चलिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल पे बहुत बार पूछा गया है, मैनेजमेंट में से है। इन पोस्ट कॉर्प सी स्टैंड फॉर, तो ये फंक्शंस हैं बेसिकली, इसमें सी किस चीज पे स्टैंड करता है, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात की गई है, तो जो सी है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ए कोऑर्डिनेटिंग, बी कम्युनिकेटिंग, सी कंट्रोलिंग, डी कोऑपरेटिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, होप से अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज जो सी स्टैंड करता है वो कोऑर्डिनेटिंग के लिए स्टैंड करता है। तो अगर बात करें इस फंक्शन की, तो ये मैनेजमेंट की किसने दिए थे, लूथर गुलिक ने इसको क्या किया था, प्रोवाइड करा था, जिसमें पी प्लानिंग के लिए, ओ ऑर्गेनाइजिंग के लिए, एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड बी स्टैंड फॉर बजटिंग। ये डिफाइन करता है हमारा फंक्शंस को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ब्रॉड कैटेगरी और हमें इसकी मीनिंग दे रखा है बेसिकली। तो ए है ग्रेप वाइन, बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी टाइम एंड मोशन, डी बजट। यहाँ पे टूल्स ऑफ कंट्रोल, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नीचे हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको क्या करना है, मैच करना है बेसिकली। तो ये भी काफी इजी है। तो आज का जो लेवल था हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। सो होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। दैट इज अगर हम बात करें ग्रेप वाइन की, तो ग्रेप वाइन क्या है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और वो कौन सा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल। बेसिकली हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमें हमारे पास है। और अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, बेसिकली ये हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें जो है वन प्लान का वन ही क्या होगा, हेड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम एंड मोशन की, तो ये क्या है, बेसिकली
टाइम एंड मोशन जो है इसका आएगा हमारे पास सेकंड आएगा, ऑप्शन में गलत दे रखे फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पार्ट है। और अगर हम बात करें बजट की, तो बजट हमारे पास क्या है, टूल है किस चीज का, कंट्रोल का। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, सॉरी बी इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर जो है सी की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। ठीक है, सी पे सेकंड आएगा और डी पे हमारा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। होप सो क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यही हमारी सीरीज थी। हमने 15 क्वेश्चन, आज जो था थोड़ा लेवल इजी था हमारे पास, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम थे, लेकिन प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करे हैं। तो ये 5 जो हमारे पार्ट्स हैं, ये इसमें जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद जो सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम पेपर 1 की करेंगे, देन फिर हम पेपर 2 की दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। होप सो फ्रेंड्स आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी।